देश भर में लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और अब ये प्रदर्शन और भी उग्र होता हुआ जा रहा है, क्योंकि किसानों को समझाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। जैसा कि किसानों ने जब पहले 2 बार बातचीत हुई, उसमें बात नहीं बनी, फिर किसानों ने एक बार फिर से प्रदर्शन को जोर कर दिया। अब हरियाणा से हजारों किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच कर चुके हैं प्रदर्शन के लिए। इस समय हम बुरारी में मौजूद हैं। अगर आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं जो यहाँ पर रुके हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि सरकार का कहना था कि वो बुरारी पहुँचे और उनसे बातचीत की जाएगी, लेकिन अभी तक उनसे कोई बातचीत नहीं की गई है। देखना यह है कि अब सरकार इस पर क्या फैसला सुनाती है और किसानों का प्रदर्शन कब तक जारी रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद गुप्ता के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK24 न्यूज़, दिल्ली। खेतीबाड़ी बिलों के विरोध में एक तरफ जहां किसानों का दिल्ली के अंदर धरना जारी है, तो वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। आज दिल्ली के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच एक अहम बैठक भी हुई है और इस बैठक के दौरान अमित शाह ने पंजाब के आंतरिक हालातों और खासतौर पर आंतरिक सुरक्षा को लेकर समीक्षा भी की है। इस बैठक के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कहा है कि अगर किसानों का आंदोलन जल्दी खत्म नहीं हुआ तो पंजाब के अंदर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी माहौल खराब करने का प्रयास जरूर कर सकती है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर अभी पंजाब के अंदर पूरी तरीके से बना हुआ है। इसी बीच पंजाब के पूरे मुख्यमंत्री और लगातार 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण अवार्ड केंद्र सरकार को लौटा दिया है। इसके अलावा राज्यसभा के सांसद सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी अपना पद्म विभूषण अवार्ड वापस करने का फैसला किया है। फिलहाल केंद्र के अंदर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि अवार्ड वापसी और लगातार विरोध के बीच अब केंद्र सरकार कितनी जल्दी किसानों के मुद्दे को हल करा पाती है। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24 न्यूज़, चंडीगढ़। दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। हम बात करें कोरोना के RT-PCR टेस्ट की। इससे पहले दिल्ली सरकार के जो अस्पताल थे उसमें ये टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क था और वहीं हम निजी लैब की बात करें तो 2400 रुपये वसूले जाते थे। लेकिन केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों को राहत देते हुए अब ये टेस्ट के लिए जो रकम जाहिर करी है वो 800 रुपये है। अब 800 रुपये में दिल्ली वासी करा सकेंगे अपना RT-PCR का कोरोना का टेस्ट। वहीं अगर हम बात करें इससे पहले के जो दर थे वो 2400 रुपये RT-PCR टेस्ट के लगते थे कराने के लिए, और अब लेकिन ताज़ा आदेश के अनुसार अब 800 रुपये में दिल्ली वासी करा सकेंगे कोरोना का RT-PCR टेस्ट। और अगर हम बात करें घर पे जाके होम कलेक्शन की सैंपल की, तो इसके लिए 400 रुपये अतिरिक्त आपको देने पड़ेंगे। इसका मतलब कुल मिला के आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे अगर आपको घर बैठे अपना सैंपल लेना है और टेस्ट कराना है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें, अगर आप लैब में जाके कराएंगे अपना RT-PCR टेस्ट, तो अब आपको देने पड़ेंगे सिर्फ 800 रुपये। ये दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। पिछले 8 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में अब यूपी के किसान और मध्य प्रदेश के किसान जो है आगरा और फरीदाबाद बॉर्डर से होते हुए दिल्ली कूच करने वाले हैं। और पुलिस ने ऐसे में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को देखते हुए पूरी मुस्तैदी के साथ दिल्ली को जाने वाले सभी नाकों पर पुलिस व्यवस्था जो है कड़ी कर दी गई है। जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के किसान जो है हरियाणा से सटे हुए होडल में रोक लिए गए हैं। साथ ही जो आगरा से किसान निकले थे उनको भी होडल की सीमा पर रोक लिया गया। हालांकि वो दिल्ली कूच ना कर सकें, उसको लेकर अलग अलग नाकों पर पुलिस की पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर डटी हुई है। अब देखना होगा कि किसान किस तरह से जो है दिल्ली पहुँचेंगे और कैसे जो है दिल्ली के जाने वाले रास्तों को जाम करेंगे, या फिर जो है अगर जो बैठक जो सफल रही उसके बाद किसानों का क्या कुछ रुख रहने वाला है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK24 न्यूज़, फरीदाबाद। MDH मसालों के किंग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जी हाँ, महाशय धर्मपाल गुलाटी का हम जिक्र कर रहे हैं। 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है और दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया है। हालांकि अगर बात करें राजनेताओं की प्रतिक्रिया की तो तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। राजधानी दिल्ली के CM ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है और राजनाथ सिंह का जब हम जिक्र करते हैं तो उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से ये जिक्र किया और कहा कि बहुत छोटी उम्र से उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की और ये मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें कि 1947 का वक्त था जब आज़ादी के समय वो पाकिस्तान से भारत आए थे और महज कुछ ही रुपए उनके पास थे, 1500 से 1600 रुपए, जिसके बाद उन्होंने तांगा खरीदा और तांगा चलाने का काम किया। उसके बाद बिजनेस की शुरुआत की और मसाले का बिजनेस उनका चल पड़ा और वो मुकाम हासिल किया जो दुनिया में
काबिले तारीफ रहा। और हालांकि उन्होंने सामाजिक कार्य भी किए हैं, स्कूल को खोलना हो, अस्पताल को खोलना हो, और लोगों को जिस तरीके से वो मदद करते थे दुनिया में उन्हें सराहा जाता था। खैर, हमारे बीच अब वो नहीं रहे। 3 दिसंबर 1984 की वो काली रात भोपाल के लोग भूल नहीं सकते, जिस दिन गैस रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी और लाखों लोग अपाहिज हो गए हैं। इन गैस पीड़ितों की संतानें आज भी अपाहिज पैदा हो रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने अमेरिका की उस कंपनी के ऊपर दबाव बनाकर लाखों डॉलर मध्य प्रदेश के भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए दिलवाया जरूर, उसके लिए एक कमेटी का गठन भी हुआ, लेकिन जो गैस पीड़ित हैं उनका कहना है कि सरकार ने जिस तरीके से वादे किए थे, ना तो उतना मुआवजा मिला और ना ही पर्याप्त जो है तो इलाज मिल पा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भोपाल के अंदर भोपाल मेमोरियल के नाम से एक अस्पताल एवं अन्य अस्पताल भी इन गैस पीड़ितों के इलाज के लिए खोले हैं, लेकिन उसके बाद भी ना तो इनको समुचित इलाज मिल पा रहा है और ना ही मुआवजा। अब देखना ये है कि सरकार कब तक इनको जो है तो समुचित व्यवस्था कर पाती है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ सुभाष श्रीवास्तव, JK 24/7 न्यूज भोपाल। उत्तर प्रदेश में MLC पद के 11 सीटों के हुए चुनाव की आज मतगणना शुरू हो चुकी है। हम इस वक्त हैं राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में। यहाँ पर ये मतगणना स्थल है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये सब स्ट्रॉन्ग रूम हैं जिनके अंदर मतपेटियाँ रखी हुई थी और अब उसके अंदर मतगणना चल रही है। यहाँ पर सभी जो प्रमुख उम्मीदवार हैं, उनके समर्थक और उनके एजेंट उम्मीदवार खुद यहाँ पर मौजूद हैं और मतगणना की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिलाधिकारी लखनऊ भी मौजूद हैं, अभिषेक प्रकाश, और पुलिस कमिश्नर के साथ ही लखनऊ मंडल के कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो पार्टियों के नेता हैं, उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। 11 सीटें कुल उत्तर प्रदेश में है। 11 में से 2 सीटों की यहाँ पर मतगणना हो रही है, एक शिक्षक MLC और एक स्नातक MLC की। जो अभी मतगणना की जो शुरुआत सुबह 8 बजे से हुई है, तो अभी तक जो स्थिति है उसमें ये कहा जा सकता है और अधिकारियों का भी दावा है कि देर शाम तक एक सीट का रिजल्ट आने की उम्मीद है और दूसरी सीट का रिजल्ट कल शाम तक आने की उम्मीद है, आने की बात कही जा रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में चुनी गई है। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में वायु का AQI परसेंटेज 1371% पार कर गया है। ऐसे में प्रदेश भर में 8वें नंबर पर राजधानी लखनऊ वायु प्रदूषण को लेकर सामने आ रहा है। वायु प्रदूषण भी ऐसा कि दम घुटने जैसी सांस लेने की स्थिति। लखनऊ के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हाल ही में आई NGT की रिपोर्ट ने यह साबित किया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रदूषण राजधानी लखनऊ में है। और एक बार फिर से AQI परसेंटेज 1371 पार होने के बाद यह बात फिर से सिद्ध हो गई है कि लखनऊ की हवा जानलेवा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। आगामी कुंभ की तैयारियों को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज रुड़की के नासर बॉर्डर पर पहुंचे और उन्होंने वहां का जायजा लिया और साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि आगामी कुंभ को लेकर किसी भी तरह की श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, उसके लिए सभी रोड दुरुस्त कर दी जाएं और साथ ही हरिद्वार के CMO और DM को भी साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि कोरोना के टेस्ट को लेकर भी कोई समस्या का सामना श्रद्धालुओं को न करना पड़े। महाकुंभ का आयोजन बड़ी ही सफलतापूर्वक यहाँ पर कराया जाए। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धन्यवाद, JK 24/7 न्यूज़ देहरादून। वादी कश्मीर में एक साइड से मौसम का मिजाज और दूसरे साइड से वैक्सीन की खबरें काफी ज्यादा गूंज रही है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश की तरफ से अब ऐलान किया गया है कि पिफिजर जैसी वैक्सीन जो है उसे 1 हफ्ते में लॉन्च किया जा रहा है और उसी वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट जो होगा वो देखने वाली बात जरूर होगी। और एक जानिब ये भी खबरें आ रही है कि ब्रिटिश से अब मैक्सिमम ट्रैवलर्स ने ट्रैवल एजेंट को फोन करके ये बता दिया है कि इंडिया के लिए वो ट्रैवल पैकेज
जी हां उसे जोड़े ताकि हम हिंदुस्तान जाके हिंदुस्तान की सैर करें। और ये खबर जो है वैक्सीन के हवाले से ही आ रही है। और दूसरे साइड से बात करें वादी कश्मीर के मौसम को लेकर, तो मौसम के साथ साथ आने वाले अगले 2 दिनों में मौसम जरूर करवट ले सकता है। डिपार्टमेंट IMD की तरफ से अभी एडवाइजरी और एक नोटिस भी जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि मगरिबी हवाओं का असर वादी कश्मीर के पीर पंजाल और जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख की पहाड़ियों पर भी दिखाई देगा। और यह भी बताया गया है कि इसमें बारिशों के साथ साथ बालाई इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। गुलिस्तान न्यूज के लिए मैं सईद इरफान फाजिल। दुनिया भर की तरह आज लद्दाख में भी वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे बड़े पैमाने पर मनाया गया। आज लद्दाख के कारगिल ज़िले में रेवा एंड कास्को सोसाइटी की जानिब से एक रंगारंग तकरीब मुनक़्क़िद किया था इस दिन के मौके पे। और इस दिन के मुनासिबत से लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर समाज में कोई स्पेशली एबल्ड कोई बच्चा है तो उसको आइडेंटिफाई करके कंसर्न्स तक और जिस तरह से डिसेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे NGOs जो काम कर रहे हैं उन तक पहुंचाने की ज़रूरत के हवाले से लोगों को आगाही दी। और अगर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे की बात करें, लद्दाख के अंदर भी बहुत सारे फिजिकली डिसेबल्ड जो चिल्ड्रंस हैं उनके ऊपर बहुत सारे NGO हैं जो काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर फिजियोथेरेपी के हवाले से ट्रीटमेंट के साथ साथ जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक NGO रेवा एंड कास्को है जिनकी जानिब से आज ही वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के मौके पर एक सेलिब्रेशन वाला तकरीब मुनक़्क़िद की गई थी। लेकिन 24/7 के लिए मोहम्मद इसाक, लद्दाख।